हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय स्टडी चैनल अक्षय क्लासेज। स्टूडेंट, आज हम हिंदी के पेपर पढ़ेंगे जो कि 2025 के बोर्ड परीक्षा में सीधे सीधे छप करके आने वाला है। यदि आप भी बोर्ड परीक्षा में 95% लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर यदि पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल अक्षय क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले करेंगे क्या, तो हमें यहाँ पे अपना अनुक्रमांक भर देना है परीक्षा देते समय। उसके बाद एडमिट कार्ड से यहाँ नाम भर देंगे। मुद्रित पृष्ठों की संख्या आपको अच्छा से देख लेना है कि सही से छपा हुआ मिला है कि नहीं। देखिए, इसका कोड है मेरे प्यारे बच्चों 801D है, ठीक है। तो आप लोग कोड पेपर का आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। उसके बाद देखिए, आपको समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक होगा 70 नंबर का। 3 घंटे 15 मिनट का नोट। अब देखिए आगे क्या लिखा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी कि आपको 15 मिनट में प्रश्न पत्र को बढ़िया से पढ़ना है। निर्देश पढ़ेंगे कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी कि कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, खंड अ तथा खंड ब, ठीक है। खंड अ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनके उत्तर हमें OMR उत्तर पत्रक पर देख करके आना है। खंड अ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर देना है, यानी कि आपको OMR उत्तर पत्रक मिलेगा, ठीक है। उसके आगे लिखा है कि OMR के उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे इरेजर नहीं करना है, व्हाइटनर नहीं लगाना है, ठीक है। उसके बाद आगे लिखा है कि प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित है। खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है, यानी कि यहाँ 50 अंक का है जिसका उत्तर हमें लिखित में देना है, OMR पर नहीं देना है। चलिए अब खंड अ को पढ़ते हैं। खंड अ है बहुविकल्पी प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और आपका पहला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? शुक्ल युग के, द्विवेदी युग के, शुक्लोत्तर युग के या भारतेंदु युग के? तो ये किस युग के लेखक है? तो आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल युग के लेखक है। आंसर ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, 1 नंबर आपको तुरंत मिल जाएगा। अब प्रश्न संख्या 2 है कि गबन की विधा है, नाटक है, एकाकी है, उपन्यास है या कहानी है? तो गबन जो है एक उपन्यास है, तो इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल यहां से सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं कि कंकाल के लेखक है मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला या रामचंद्र शुक्ल जी। तो कंकाल के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो यहां से राइट आंसर हो जाएगा कि जयशंकर प्रसाद जी है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। आगे का हमारा प्रश्न 4 है कि कलम का सिपाही कृति है किसकी? धर्मवीर भारती की, अज्ञेय जी की, जैनेन्द्र जी की या अमृत राय जी की? तो कलम की सिपाही किसकी कृति है मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमृत राय की, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल यहां से सही हो जाएगा। अब चलिए आगे पढ़ लेते हैं कि शुक्ल युग की समयावधि है। शुक्ल युग की समयावधि कब से कब तक है? तो सन 1900 ईस्वी से लेकर के 1918 तक ईस्वी को शुक्ल युग कहा गया है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 6 है कि साकेत रचना है महादेवी वर्मा की, सुमित्रा नंदन पंत की, जयशंकर प्रसाद की या मैथिली शरण गुप्त की? तो साकेत मेरे प्यारे बच्चों किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त जी की है। ऑप्शन डी बिल्कुल यहां से सही हो जाएगा। अब आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं कि महादेवी वर्मा कवित्री है, किस युग की कवित्री है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि छायावाद युग की कवित्री है महादेवी वर्मा जी, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 8 है कि गंगा लहरी रचना है पद्माकर की, बिहारी की, भूषण की या मतीराम की? तो गंगा लहरी किसकी रचना है? तो पद्माकर की है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहां से सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 9 है कि आधुनिक काल की समयावधि है 1919 से 1938 ईस्वी तक, 1936 से 1943 ईस्वी तक, 1918 से 1950 या 1843 से अब तक। तो देखिए आधुनिक काल का जो समयावधि है 1843 ईस्वी से लेकर के अब तक है।
ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है कि महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, कौन सी नहीं है इसमें से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि युगांत जो है महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 11 नंबर है, ग्रामर वाला सेक्शन से दिया है कि हास्य रस का अस्थाई भाव है। तो हास्य रस का अस्थाई भाव मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? हास होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा। चलिए अब प्रश्न संख्या हम 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर हमारा प्रश्न क्या है कि पीपर पात सरिस मन डोला उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार है मेरे प्यारे बच्चों? तो उपमा अलंकार है, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा। सोरठा छंद में चरण होते हैं, सोरठा में कितने चरण होते हैं? तो सोरठा में कितने चरण होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो सोरठा में 4 चरण होते हैं, ऑप्शन जो है ए बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि उपदेश शब्द में उपयुक्त उपसर्ग है। तो उपदेश शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो उप लगा हुआ है। देखिए उपसर्ग हमेशा आगे लगता है, जैसे देश है और देश में उप हम लगा देंगे आगे तो हो जाएगा उपदेश, ठीक है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रत्यय के भेद है, प्रत्यय के कितने भेद है? तो प्रत्यय के मेरे प्यारे बच्चों जो भेद होते हैं वो 2 होते हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 16 है कि लाभ हानि में समास है, लाभ हानि में कौन सा समास है? द्वंद्व, कर्मधारय, द्विगु या बहुव्रीहि। तो लाभ हानि में मेरे प्यारे बच्चों द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। जहां पर भी विलोम शब्दों का यूज हुआ हो, योजक चिन्ह बीच में हो, वहां द्वंद्व होगा। चलिए मछली का पर्यायवाची है द्विज, मीन, रसना या मूढ़। तो देखिए मछली का जो पर्यायवाची होता है वो मीन होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 18 है कि यद्यपि में कौन सी संधि है? तो यद्यपि में बाबू जो संधि है वो यण संधि है, ऑप्शन सी बिल्कुल इससे यहाँ से सही हो जाएगा। यदि धन अपि होता है, क्या होता है इसका संधि विच्छेद? यदि धन अपि, यद्यपि हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर है कि मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप है। तो मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति और बहुवचन रूप कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मधुनी। अब चलिए प्रश्न संख्या 20 है कि पठताम धातु का वचन एवं पुरुष है। तो पठताम धातु का वचन एवं पुरुष जो होगा प्रथम पुरुष और द्विवचन हो जाएगा। तो इस तरह से बहुविकल्पी वाला सेक्शन खत्म हो जाएगा। अब हमारा जो आएगा मेरे प्यारे बच्चों, आगे हम लोग पढ़ेंगे वर्णात्मक। कौन सा पढ़ेंगे? वर्णात्मक। वर्णात्मक जो है पूरे 50 अंक का है और यहाँ से मोटा मोटा अंक मिल जाएगा। साथ ही आपको ध्यान देना है कि कॉपी कैसे लिख करके आना है। तो चलिए वर्णात्मक प्रश्न हम पहला पढ़ लेते हैं। पहला है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए और 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक 2 अंक का होगा। यहां से हम 6 अंक प्राप्त करेंगे। क्या है कि आज इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में है और हमारी इच्छा अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहना रहे, ठीक है, और इनको वह अमर तत्व देता रहे जो जमाने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ आज भी हमारे अस्तित्व के कायम रखे हुए है और रखेगा। या तो इनका उत्तर देना है, ठीक है, नहीं तो अथवा करके दिया है कि यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों के मध्य मित्रता हो सकती है। यहाँ ध्यान देना, मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हो। चिंतनशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है। तो या तो आपको ऊपर वाले का या नीचे वाला किसी एक का उत्तर देना है। तो चलिए हम नीचे वाला जो हम लोग जान गए हैं मित्रता पाठ से लिया गया है, ठीक है। तो लिखा है कि देखिए उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ सहित संदर्भ लिखिए। सबसे पहले हम करेंगे क्या? तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कॉपी लिखने का तरीका आप लोग समझिए, एकदम बढ़िया से सजा करके कॉपी लिखना समझिए। यह भी सीख जाएंगे, परीक्षा में एकदम वर्णात्मक में 50 में 50 मिलेगा आपको। तो देखिए करना क्या है, खंड ब सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे, उसके बाद वर्णात्मक प्रश्न हेडिंग लगाना जरूरी है। और प्रश्न आपने कौन से किया है? तो प्रश्नोत्तर संख्या 1 किए हैं। 1 में कौन सा किए हैं?
तो एक में भाई किए हैं विश्वास पात्र मित्र वाला, ठीक है। तो देखिए अब हम इसका संदर्भ लिख देंगे। संदर्भ में मेरे प्यारे बच्चों लिख करके चले आएंगे, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में हम लोग लिखेंगे कि संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यावरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों? मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। तो यह हो जाएगा। अब चलिए, अब हमारा क्या है, इसका जो है हमें लिखना है रेखांकित अंश की व्याख्या। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो इसका हमें कैसे लिखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि समाज में लोग विभिन्नता को देख करके एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाते हैं। इसी बात को अपने भाषा में लिख करके चले आना है, ठीक है। अब देखिए अगला है कि व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित होते हैं। तो व्यक्ति एक दूसरे के ओर यह देखकर आकर्षित होते हैं कि जो गुण उनमें नहीं है वह उनके मित्र में मिल जाए। तो यह देख करके आकर्षित होते हैं। तो इस तरह से तीनों का उत्तर अपने भाषा में लिख करके चले आना है। क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? अपने भाषा में बढ़िया से लिख करके चले आना है। अब आगे हम लोग करेंगे क्या? आगे देखिए प्रश्न संख्या 2 है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश तो हो गया, पद्यांश भी उसी तरह से रहेगा। 3 प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक 2 अंक के रहेंगे, तो 6 नंबर मिलेगा। प्रश्न 2 पढ़ लेते हैं कि निर्गुण कौन देश को बासी मधुकर कही समुझाव सहोदय बुझति साच न हासी आ को है जनक कौ है जननी कौ नारी को दासी आ कौ वरन भेष है कैसो की ही रस में अभिलाषी पहंगो पून कियो अपनो आ जो रे करगो गासी आ सुनत मान हव रहियो बावरी सूर सबो मतिनासी। या तो इस पद्यांश का उत्तर दीजिए, नहीं तो अथवा करके दिया है मेरे प्यारे बच्चों, अथवा करके दिया है कि उपयुक्त पद्यांश पर देखिए अथवा करके दिया है कि अतुलनीय है जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर घूम घूम कर देख चुका है जिनके निर्मल कृति निशाकर देख चुके हैं जिनका वैभव वे नभ के अनंत तरागण अगणित बार सुन चुका है जिनका विजय रणघोष। देखिए उपयुक्त पद्यांश का क्या करना है? संदर्भ लिखना है। यहाँ से हमें 2 नंबर मिलेंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या कर देना है, यहाँ से 2 नंबर मिलेंगे। और उपयुक्त पद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है ये लिख देंगे तो 2 नंबर से। इस तरह से हमको 6 नंबर का ये जो है इंपोर्टेंट पद्यांश करके चले जाना है। अब हमारा अगला है क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। और यहाँ से हमको कितने नंबर मिलेंगे? 2 और 3 करके पूरे 5 नंबर मिलने वाले हैं। कितने नंबर? 5 नंबर मिलने वाले हैं। देखिए यह मेरे प्यारे बच्चों अब देखिए क्या दिया है कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाष्याश्च केंद्र स्थलम अस्ति एत एवं संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृते च आलोक सर्वत्र परिष्यत मुंगल युवराजः दाराशिकोः अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत् सः तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत् यत्र तेन उपनिषदाम अनुवाद फारसी भाषायाम करोति। यह कौन सा पाठ से लिया गया है? तब जो है वाराणसी वाले पाठ से लिया गया। कौन सा? वाराणसी वाले पाठ से लिया गया। अथवा करके लिखा गया है। देखिए अस्माकं संस्कृत सदा गतिशीलः वर्तते मानव जीवनस्य सकृतनम ऐसा यथा समय नवा नवा विचारधारा स्वीकरोत् नवा शक्ति च प्राचीनोत् अत्र दुराग्रह नास्ति यत्र युक्ति कल्याणकारी च तत्र सहस्त्र गृहस्थी भवत् यतस्या गतिशीलतया रहस्यं मानव जीवनस्य शाश्वत मूल्येषु निहितं तद यथा सत्यस्य प्रतिष्ठा सर्वभूतेषु संभावः विचारेषु अदौर्यम आचार्य दृष्टा चेत। देखिए
ये जो है वाराणसी वाला पार्ट से लिया गया है और यह भारतीय संस्कृत से लिया गया है। ठीक है, किसी एक का हमें क्या करना है, हिंदी में संदर्भ अनुवाद भी करना है और क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो है संदर्भ लिख करके चले आना है। यहां से हिंदी में संदर्भ लिखेंगे 2 नंबर और इसका व्याख्या कर देंगे हिंदी में, इसी भाषा को लिख देंगे तो 5 नंबर मिल जाएगा। जैसे कि यह नगरी भारतीय संस्कृति और भाषा की जो है केंद्र स्थली है, मोटा मोटी मैं बता देता हूँ। ठीक है, और यहीं से संस्कृत भाषा का प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है। मुगल युवराज दारा शिकोह भी यहाँ आए थे। ठीक है, मुगल युवराज दारा शिकोह यहाँ आए थे भारतीय दर्शन का अध्ययन करने। ठीक है, वह ज्ञान से इतना प्रभावित हो गए, माने संस्कृत ज्ञान से या संस्कृत भाषा से इतना प्रभावित हो गए कि उन्होंने इसका अनुवाद फारसी भाषा में कराया था। तो इस तरह से हमें प्रश्न संख्या 3 का उत्तर लिख करके चले आना है। चलिए प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको यहाँ से 2 और 3 करके पूरे 5 नंबर में मिलेंगे। ठीक है, 2 पद्यांश जो कविता की तरह दिया रहेगा, इनका हमें हिंदी में अनुवाद करके चले आना है और हमें संदर्भ सहित व्याख्या कर देना है, लिख देना है। यहाँ से 5 नंबर मिलेंगे। लिखा है कि उत्तर हित समुद्र से हिमाद्रे च दक्षिणम वर्ष तत् भारत नाम भारतीय संतति, या किम न हित्वा प्रियो भवन्ति किनु हित्वा न शुचंत, किम नु हित्वार्थान भवन्ति किम न हित्वा सुखी भवेत्। किसी एक का संदर्भ सहित हमें हिंदी में अनुवाद कर देना है, पूरे के पूरे हमें 5 नंबर मिल जाएंगे। अब प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो आपको देखिए खंड काव्य से इतने प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन आपको लिखना केवल एक ही है और प्रत्येक जिले का अलग अलग है। किसी जिले में मुक्ति दूत है तो किसी में ज्योति जवाहर है, किसी में मेवाड़ मुकुट है, किसी में अग्र पूजा है, किसी में जय सुभाष है, मातृभूमि के लिए है, कर्ण खंड काव्य है, कर्मवीर भरत खंड काव्य है या तुमुल खंड काव्य है। तो देखिए ये अलग अलग जिले के लिए अलग अलग है। जैसे कि मान लीजिए कि यदि आप बलिया के हैं तो बलिया में कर्ण खंड काव्य चलता है। इसका उत्तर हमें लिखना कैसे है, सबसे पहले हम लोग मेरे प्यारे बच्चों लगाएंगे प्रश्नोत्तर संख्या 5। ठीक है, और यह कर्ण खंड काव्य वाला है तो ऐसे लिख दिया गया है, जबकि आपको अपने जिले के हिसाब से आपका उत्तर देना है और यहाँ से आपको पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे। तो इस तरह से कर्ण खंड काव्य जो है जो बलिया के लिए है, लेकिन खंड काव्य प्रत्येक जिले का अलग अलग है, तो आप अपने हिसाब से इसका उत्तर दीजिएगा अपने जिले के हिसाब से। अब प्रश्न संख्या 6 जो है देख लेते हैं कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यहाँ से आपको जीवन परिचय लिखने के लिए 3 नंबर और 2 नंबर मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। उनकी किसी एक प्रमुख का रचना का नाम लिख देंगे तो पूरे 5 नंबर का यह क्वेश्चन है। और जीवन परिचय लिखने का मैं बहुत ही बढ़िया और सटीक तरीका बताया हूं। देखिए जीवन परिचय लिखना कैसा है। प्रश्नोत्तर संख्या 6 का क कर रहे हैं और इसमें नाम के कौन कौन से दिए गए थे तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों 3 नाम है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, जयशंकर प्रसाद जी और राजेंद्र प्रसाद जी। तो चलिए हम जयशंकर प्रसाद का किसी एक का ही जीवन परिचय लिख देते हैं। देखिए जीवन परिचय लिखने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, प्रश्नोत्तर संख्या 6 को आप लगाइएगा। जिनका जीवन परिचय लिख रहे हैं जयशंकर प्रसाद, हेडिंग हो गया जीवन परिचय, और साथ में इधर देखिए कॉपी के इस साइड में दाएं साइड में संक्षिप्त परिचय में लिख देंगे उनका नाम जयशंकर प्रसाद जी है। जन्म 1889 ईस्वी काशी में हुआ है। पिता का नाम जो है देवी प्रसाद है। रचना जो है कमायनी है और मृत्यु सन 1937 ईस्वी में हुई है। तो ये तो हो गया हमारा संक्षिप्त परिचय। ठीक है, संक्षिप्त परिचय। साथ में इसी बात को सेंटेंस के रूप में यहाँ लिख देना है। जीवन परिचय में लिखेंगे कि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में, यहाँ हाईलाइट करना है, सन 1889 ईस्वी में हुआ था। छोटी छोटी बातों को ध्यान देना है तभी एग्जामिनर आपका फुल मार्क देगा। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुनि देवी था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के बाद जयशंकर प्रसाद जी का प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया। इनको बचपन से ही अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इनका जीवन बड़ा ही संघर्षशील था। अल्पावस्था में ही
क्षय रोग से ग्रस्त होकर के, ठीक है, ग्रस्त होकर के सन 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से जीवन परिचय देख रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसे लिखना, अभी से प्रैक्टिस करिए ताकि पूरे 5 में 5 मिले, ठीक है। अब रचनाएं, जयशंकर प्रसाद जी की कुछ प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। कौन कौन से? तितली है, कमायनी है, चंद्रगुप्त है, लहर है, आदि है। एक कभी लिख देंगे फिर भी आपको नंबर मिलेगा। एक से अधिक याद है तो लिख दीजिए, कोई बात नहीं, एग्जामिनर आपका नंबर काटेगा ही नहीं काटेगा, लिख दे देगा पूरा का पूरा फुल मार्क। अब चलिए आगे हम पढ़ लेते हैं। तो 6 का जो ख दिया है, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। बिल्कुल, यहाँ लेखक का था, यहाँ कवि का है। 3 और 2 5 नंबर हमको यहाँ से मिलेंगे। कौन कौन सा नाम है? तुलसीदास, सुभद्रा कुमारी चौहान और बिहारी जी, ठीक है। तो इनमें से देखिए किसी एक कवि का हम लोग जीवन परिचय लिख देते हैं। जैसे तुलसीदास जी है, एकदम वही तरीका अपनाना है, चाहे लेखक हो या कवि हो। प्रश्नोत्तर संख्या 6 ख लगाएंगे, हेडिंग लगा दीजिएगा गोस्वामी तुलसीदास जी, और संक्षिप्त परिचय यहाँ लिखेंगे। पहले नाम गोस्वामी तुलसीदास जी, जन्म जो है 1532 ईस्वी में, पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी, और रचना जो है श्री रामचरितमानस, बहुत प्रसिद्ध यह है। मृत्यु कब हुई थी? तो 1623 ईस्वी में हुई थी। अब चलिए जीवन परिचय, इसी बात को यहाँ लिखिए, सेंटेंस के माध्यम से लिखिए। जीवन परिचय में लिखेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी को बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। इनका बचपन का नाम राम बोला था। इनका बचपन का नाम क्या था? राम बोला। ये स्वरूप प्रायण ब्राह्मण थे। इनके माता पिता इन्हें बचपन से ही त्याग दिए थे। माता पिता जो थी इनको बचपन से ही त्याग दिए थे। तब स्वामी नरहरिदास ने इनकी पालन पोषण किया और इनका विवाह रत्नावली से हुआ था। ये पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन पत्नी से डांट सुनने के बाद इनके मन में वैराग्य हो गया। इनके मन में क्या हो गया? वैराग्य उत्पन्न हो गया। ये साधुवाद की तरफ चले गए। इन्होंने वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास आदि की शिक्षा ग्रहण की थी। इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी काशी में हो गई थी। तो इस तरह से तुलसीदास जी का देख रहे हैं ना, एकदम संक्षिप्त में और बढ़िया से हमने जीवन परिचय लिख रखा है। ऐसे आपको सीख करके जाना है और यह वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना है। चलिए रचना क्या है कि रचना इनकी है श्री रामचरितमानस जी, श्री रामचरितमानस, ठीक है रचना है। विनय पत्रिका दोहावली, ये 3 रचना लिख रखा है। किसी एक रचना को भी यदि आप लिख देते हैं तो पूरे के पूरे मार्क आपको मिल जाएंगे। अब प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। प्रश्न मिलेंगे कितने? तो 4, और उत्तर लिखना है कितने लोगों का? तो 2 लोगों का। कितने लोगों का मेरे प्यारे बच्चों? तो 2 लोगों का। अब 2 देखिए, प्रश्न 7 छूट रहा है ना। देखिए, अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए। तो लिख देंगे कि अपदो दुर्गामी च साक्षरो न पंडितः अमुख स्फुट वक्ता च यो न जानाति भवत्, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसमें से चारों में से किसी 2 का उत्तर देना है। तो उत्तर किसका किसका दिया गया है? प्रश्न संख्या 3 के और 4 का। 3 क्या था? देखिए, चलिए प्रत्येक प्रश्न को पढ़ लीजिए कि ज्ञानः कुत्र संभावित, भारतीय संस्कृते मूल किम अस्ति, कुत्र मरणम मंगलम भवत्, या चंद्रशेखर कह आसीत्, ठीक है। तो इसका लिख देंगे कि चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त च आसीत्, ठीक है। तो किसी 2 का आप लोग उत्तर लिख करके चले आएंगे, 4 नंबर पूरा का पूरा आपका मिल जाएगा। अब 9 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषम पर निबंध लिखिए। एक विषय होना चाहिए, एक विषय पर निबंध लिखिए। आतंकवाद कारण एवं निवारण, वृक्षारोपण, मेरा प्रिय कवि, या नारी सशक्तिकरण। तो चलिए निबंध लिखना भी आपको बता देते हैं। देखिए, प्रश्नोत्तर संख्या 9 है, नारी सशक्तिकरण पर हम लोग निबंध लिखेंगे। रूपरेखा, प्रस्तावना, महिला सशक्तिकरण का अर्थ, महिलाओं की राष्ट्रीय निर्माण में भूमिका, महिला सशक्तिकरण के लाभ, उपसंहार। अब देखिए, प्रस्तावना में हम लोग कैसे लिखेंगे कि आज के आधुनिक समय में महिला सशक्तिकरण एक विशेष चर्चा का विषय है
अपने देश में उच्च शिक्षा की लैंगिक असमता है। ठीक है, नारी सशक्तिकरण का अर्थ तब समझ में आएगा जब उन्हें अच्छी शिक्षा दी जाएगी और उन्हें इस काबिल बनाया जाएगा कि वो हर क्षेत्र में स्वतंत्र होकर फैसला कर सके। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रस्तावना। अब आगे 2 नंबर में लिख देंगे कि महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं के सामाजिक स्वतंत्रता एवं आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। ठीक है, महिलाओं की राष्ट्र निर्माण में भूमिका, तो लिखिए गया कि बदलते समय के साथ साथ आधुनिक युग की नारी पढ़ लिख कर स्वतंत्र है, वह अपने अधिकारों के प्रति सजग है तथा स्वयं अपना निर्णय लेती है। अब वह 4 दीवारी से बाहर निकल करके आगे देखिए क्या लिखा गया है मेरे प्यारे बच्चों। देश के लिए विशेष महत्वपूर्ण कार्य करती है। आज महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के बड़े से बड़े कार्य क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। ठीक है, फिर चाहे वह काम मजदूरी का हो, अंतरिक्ष में जाने का हो या अपनी योग्यता हर क्षेत्र में साबित कर रही है। महिलाएं जो है हर क्षेत्र में अपनी योग्यता को क्या कर रही है, साबित कर रही है। 4 नंबर हेडिंग लगाकर लिख दीजिएगा महिला सशक्तिकरण के लाभ। पहला लाभ लिखेंगे कि महिलाओं ने हर कार्य में चढ़ बढ़ करके हिस्सा लेना शुरू कर दिया। दूसरा, महिलाएं अपनी जिंदगी से जुड़े फैसले खुद कर रही है। तीसरा लिख देंगे पुरुष भी अब महिलाओं को समझने लगे हैं। तो इस तरह से महिला सशक्तिकरण के लाभ लिखेंगे। लास्ट में लिख दीजिएगा उपसंहार। उपसंहार में लिखते हैं, पूरा निचोड़ लिखते हैं कि जिस तरह भारत आज दुनिया का सबसे तेज आर्थिक तरक्की प्राप्त करने वाले देश में शुमार हुआ है, उसे देखते हुए निकट भविष्य में भारत को महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने का भी ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। आज की नारी हर क्षेत्र में सक्रिय हो चुकी है। यह एक सुखद संकेत है। लोग की सोच बदल रही है, फिर भी इस दिशा में और भी प्रयास करने की जरूरत है। और 10 नंबर आपका मेरे प्यारे बब्बू क्वेश्चन जो आएगा एक पत्र लेखन का आएगा। चाहे आपको देखिए, मान लीजिए कि एक दे दिएगा कि अपने प्रिय मित्रों को बुलाने के लिए एक पत्र लिखिए या किसी विशेष फंक्शन में बुलाने के लिए, तो लिखेंगे मित्र को पत्र सेवा में, प्रिय मित्र का नाम लिख देंगे। विषय मान लीजिए कि हम शादी में बुलाए हैं तो शादी के लिए लिख देंगे। प्रिय मित्र, मैं अविनाश कुमार आपको यह बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि मेरी छोटी बहन ABCD मने महन का नाम लिख देना है कि शादी तय हो चुकी है और शादी की तारीख जो है 22 मार्च 2024 की है। ठीक है, अतः आपसे नम्र निवेदन है कि आप बहन की शादी में अवश्य पधारे। धन्यवाद। और यहाँ आपको नाम लिख देना है। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, ये जो वायरल पेपर है हिंदी का, इसे बिल्कुल बढ़िया से तैयार करके जाइएगा ताकि 2025 के बोर्ड परीक्षा में आप भी 70 में 70 नंबर अचीव कर सकूं। तो अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो एक वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।